गुड मॉर्निंग, मैं रुपेश कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। पिछला लेक्चर हम लोग मैट्रिक्स के बारे में पूरा हम लोग देख लिए थे, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिए थे। और पिछले लेक्चर ये भी बोले थे कि हम डिटर्मिनेंट को पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में डिटर्मिनेंट हम लोग शुरू करते हैं। तो डिटर्मिनेंट जो है मैट्रिक्स से बहुत ज्यादा सिमिलरिटी शो करता है, बहुत ज्यादा सिमिलर रहता है। तो डिटर्मिनेंट हम लोग देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट में क्या बोलता है। डिटर्मिनेंट का डिफिनीशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? डिटर्मिनेंट का डिफिनीशन देख लेते हैं। क्या है डिटर्मिनेंट, किसको कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स? हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विथ अ पार्टिकुलर एक्सप्रेशन। यानी कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हैं कि जिसका ऑर्डर सेम हो। जिसका ऑर्डर क्या हो? सेम हो, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम हो। और एक पार्टिकुलर एक्सप्रेशन से, कोई पार्टिकुलर एक्सप्रेशन उसमें दे दिए। हम लोग मैट्रिक्स पढ़ते थे तो ये एक्सप्रेशन देते थे, और इसके अंदर क्या था? ग्रुप ऑफ नंबर था, ग्रुप ऑफ पीपुल था, और वगैरह वगैरह रहता था। उसी तरीका से यहाँ पर कुछ और एक्सप्रेशन, पार्टिकुलर एक्सप्रेशन दे देंगे। तो पार्टिकुलर एक्सप्रेशन देना है, और कैसा होना है? पहला कंडीशन बोला डिटर्मिनेंट के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम होगा। दूसरा बोल रहा है कि पार्टिकुलर एक्सप्रेशन से एसोसिएट, यानी कोई पार्टिकुलर एक्सप्रेशन इसमें इंक्लूड हो, उसको हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। उसको हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट ऑलवेज बी इन सेम ऑर्डर। यानी कि डिटर्मिनेंट का ऑर्डर हमेशा क्या होता है? सेम होता है। इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम रहना जरूरी है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हमारा वो डिटर्मिनेंट नहीं होगा। हमारा एक्सप्रेशन क्या? डिटर्मिनेंट नहीं होगा। डिटर्मिनेंट होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। और मैट्रिक्स की जगह हम लोग कोई दूसरा एक्सप्रेशन ऐड कर देते हैं, उसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। एक्सप्रेशन क्या ऐड करते हैं? देखिए, इट इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या? DET ऑफ ए। इसको किस तरीका से? इस तरीका से डिनोट कर सकते हैं, या फिर देखिए इसको एक्सप्रेशन वाइज, एक्सप्रेशन वाइज इस तरीका से मोड की तरीका से ऐसे लगा सकते हैं। तो ये था क्या? डिनोशन। डिटर्मिनेंट हम लोग डिनोट कैसे कर देंगे, डिटर्मिनेंट क्या है उसको कैसे कर देंगे। तीसरा पॉइंट बोला इन डिटर्मिनेंट हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। एज जैसे कि हम लोग देखे थे मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइन भी होता था और वर्टिकल लाइन भी होता था। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते थे? यहाँ पर देखिए कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन होता था, कुछ वर्टिकल लाइन होता था। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बताए थे? हॉरिजॉन्टल लाइन को बताए थे रॉ। क्या बोले थे? रॉ कहते हैं। अब वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? कॉलम्स कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही बोला है, डिटर्मिनेंट हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड रॉ एंड कॉलम। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को रॉ कहते हैं, और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम कहते हैं रिस्पेक्टिवली, एज इन जैसा कि हम लोग मैट्रिक्स में पढ़े थे। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है? तीसरा पॉइंट कर रहा है इनडिटर्मिनेंट हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। यानी कि जैसा कि हम लोग मैट्रिक्स में देखे थे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता था, वर्टिकल लाइन होता था। सेम उसी तरीका के यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन होगा। और हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसको क्या बोलेंगे? रॉ बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं, जैसा कि हम लोग मैट्रिक्स में बोलते थे रिस्पेक्टिवली एज इन मैट्रिक्स, जैसा कि हम लोग मैट्रिक्स में पढ़े थे। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है? चौथा पॉइंट बोला डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर यानी कि ऑर्डर क्या होगा? हमेशा स्क्वायर बोला, यानी कि ऑर्डर सेम होगा। क्या होगा? ऑर्डर सेम होगा। n क्रॉस n इज रिप्रेजेंटेड एट, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये देखिए क्या हो गया? रॉ चल गया कहां तक? n तक रॉ चल गया। कॉलम कहां तक आ गया? n तक आ गया। लास्ट इसका ऑर्डर क्या है? n क्रॉस n है। यानी कि इस तरीका से हम लोग डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे? लिखेंगे, इसको डिनोट करेंगे। हम लोग मैट्रिक्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे, जब मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे तो मैट्रिक्स का डिफिनीशन दिए थे।
तब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? बोले थे कि बहुत ज्यादा गलती होता है कि मैट्रिक्स को लोग क्या समझ लेते हैं, आर्गुमेंट समझ लेते हैं, आर्गुमेंट ऑफ नंबर समझ लेते हैं। क्या मैट्रिक्स को क्या समझ लेते हैं, नंबर समझ लेते हैं, लेकिन मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं है। ये पॉइंट हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करके लिखवाए थे, नोट करके लिखवाए थे कि मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं है, ना ही इसका कोई वैल्यू होता है। तो क्या है, मैट्रिक्स क्या है, नंबर नहीं है, लेकिन आर्गुमेंट ऑफ नंबर यानी ग्रुप ऑफ नंबर है। क्या है, ग्रुप रॉ और कॉलम कंसिस्ट कर रहा है, उसमें नंबर है, उसमें नंबर हो सकता है, लेकिन नंबर को, मैट्रिक्स को नंबर कभी नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नोट में लिखवाए थे मैट्रिक्स, यहाँ पर नोट्स बोल रहा है मैट्रिक्स इज आर्गुमेंट ऑफ नंबर। इसको लिख सकते हैं क्या, आर्गुमेंट ऑफ नंबर एंड इट हैज नॉट फिक्स्ड वैल्यू, यानी कि इसका वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तो मैट्रिक्स में पढ़ाए थे, डिटरमिनेंट में क्या बोलता है, डिटरमिनेंट में इसका उल्टा बोलता है। इसका उल्टा क्या बोलता है कि हम लोग क्या डिटरमिनेंट को, डिटरमिनेंट यहां पर लिख देते हैं, डिटरमिनेंट कैन बी solved, determinant can be solved and give a fixed value। क्या बोल रहा है, डिटरमिनेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। डिटरमिनेंट का फिक्स वैल्यू होता है, यानी कि डिटरमिनेंट को सोल्व करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स का सोल्व करके इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक डिफरेंस ये होता है। तो अभी तक हम लोग क्या देखे, डिटरमिनेंट से और मैट्रिक्स में दो तीन डिफरेंस देखे कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटरमिनेंट शो करेगा। ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर सेम रहेगा, इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम रहेगा। जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो डिटरमिनेंट होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट नहीं होगा। और दूसरा क्या डिफरेंस देखें, दूसरा डिफरेंस दिखे ये एक्सप्रेशन वहां पर मैट्रिक्स का इस टाइप का होता था, और यहाँ पर क्या मॉड का टाइप होता है। मैट्रिक्स में ब्रैकेट का टाइप होता था और उसमें इसमें मॉड का टाइप होता है। तीसरा क्या देखे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तो सेम था। चौथा पॉइंट क्या देखे, चौथा पॉइंट हम लोग देखे थे डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर एंड क्रॉस डिटरमिनेंट को किस तरीके से लिखेंगे। और लास्ट डिफरेंस देखे क्या, डिटरमिनेंट जो मेन डिफरेंस है, मेन डिफरेंस में से एक है, वो है डिटरमिनेंट का जो है सॉल्यूशन करके उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, बट मैट्रिक्स का सॉल्यूशन करके वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो ये था मेरा क्या, डिटरमिनेंट के बारे में थोड़ा सा क्या था, इंट्रोडक्शन था। अब अभी हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। मैट्रिक्स में तो सॉल्यूशन नहीं निकलता था, उसको नहीं देखें, लेकिन डिटरमिनेंट में अगर सॉल्यूशन निकालते हैं तो किस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हर एक ऑर्डर वाइज ऑर्डर देखेंगे। पहला देखेंगे 1 ऑर्डर का, फिर देखेंगे 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर तक पूछा जाता है, 3 ऑर्डर तक का हम लोग देखेंगे कैसे निकाला जाता है। ये हम लोग क्या देखे थे, अभी डिटरमिनेंट के बारे में इंट्रोडक्शन देख लिए। अब देखते हैं क्या, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अभी जस्ट हम लोग बताएं कि डिटरमिनेंट को हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग ऑर्डर वाइज ऑर्डर हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी की डिटरमिनेंट किसका होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा। तो सबसे पहले किसका देखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 का। ऑर्डर 1 का हम लोग डिटरमिनेंट देखते हैं क्या होता है। तो देखिए ऑर्डर 1 में क्या बोल रहा है, इफ ए एक मैट्रिक्स है, क्या ए एक मैट्रिक्स है, A11 इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, उसका जो अंदर जो एलिमेंट है वही एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 5, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर है का। अब इसका क्या बोल रहा है, इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट बराबर एलिमेंट A11 यानी कि 5। इसका वैल्यू क्या हो गया, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, सिंपली 5 हो गया। उसी तरीका से दे देगा -8,
एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाले, तो इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, -8। तो ये हमारा 1x1 ऑर्डर का रहता है ये निकालने का तरीका। लेकिन 2x2 ऑर्डर का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है। इसका क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी ऑर्डर 2 के लिए क्या है, तो एक मैट्रिक्स लिया 2x2 ऑर्डर का, क्या है 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बोल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, डायगोनली मल्टीप्लाई कर रहा है और बीच में माइनस कर रहा है, फिर से डायगोनली मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि ऊपर वाला को डायगोनली मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस किया, फिर अपोजिट डायगोनली मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोनों को माइनस करने के बाद जो आता है वही डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, एक मैट्रिक्स है A 3 2 5 6, एक ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट का ए ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो क्या बोले, ये सबसे पहले ऊपर को डायगोनली मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 6, फिर माइनस ये डायगोनली 2 × 5, 2 × 5। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 18 -10 = 8, यानी कि इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 8 होगा। इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनेगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बना दिए। उसके बाद इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल दिए, 2x2 का डिटर्मिनेंट का, कोई भी डिटर्मिनेंट हो 2x2 को, उसको डायगोनली सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर से लेकर डायगोनली मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर बीच में माइनस का साइन दे देते हैं, उसके बाद फिर ये डायगोनली मल्टीप्लाई करके दोनों को वैल्यू निकाल लेते हैं। जो वैल्यू आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 का ऑर्डर 2 का वैल्यू है। तो 1 और 2 का तो वैल्यू आसान था, इसको तुरंत निकाल लिए। 3 का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, थोड़ा सा लंबा होता है और उसका भी इजी होता है। तो हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 किस प्रकार से निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्या हम लोग देखें, यहाँ पर हम 1 ऑर्डर का और 2 ऑर्डर का हम लोग डिटर्मिनेंट देख चुके थे। अब क्या बोले, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब किसका ऑर्डर देखेंगे, 3 ऑर्डर का देखेंगे। ये थोड़ा सा लंबा होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, थोड़ा सा लंबा होता है। उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे सोल्व करते हैं। तो लेट सबसे पहले मान लिए एक कोई मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, कितना ऑर्डर, 3x3 ऑर्डर का, जो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए सिंपली ये होगा। अब इसको वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, मेन इंपॉर्टेंट बात होता है कि 2x2 का तो निकाल लेंगे, 3x3 का हम लोग इसका वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, डायगोनली ये हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कोई एक को पूरा पकड़ लेना है, तीनों हॉरिजॉन्टली या फिर तीनों वर्टिकली एक को हमको उसको पकड़ लेना है। तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली पकड़ते हैं। तो सबसे पहले क्या आया, सबसे पहला एलिमेंट आया A11, क्या आया, A11। इसको क्या करेंगे, इसको आगे लिख देंगे और इसके सामने वाला जो एलिमेंट है, इसके सामने वाला जो एलिमेंट है, इसके इधर वाला अगल बगल जो है सबको क्रॉस कर देंगे। देखिए A11 के सामने ये दोनों है, इसको खत्म कर देंगे। A21 के सामने ये A11 के सामने ये भी है, नीचे वाला भी है, इसको भी खत्म कर दिए। उसके बाद जो 4 एलिमेंट बच गया, कौन बच गया, A22, A22, A23, A23, A32, A32 और A33, ये बच गया। इसका क्या करेंगे, तो 2x2 डिटर्मिनेंट बन गया। तो इसका तो वैल्यू हम लोग निकालना जानते हैं, 2x2 डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक तो हो गया। अब वही कंडीशन फिर एक पहला हो गया और वही कंडीशन फिर इस पे अप्लाई करेंगे। इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। कौन कौन बच गया, 1 2 3 4 ये बच गया। यानी कि A21 A23 A21 A23 A31 A31 A33 A31 A33 ये बच गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो साइन होगा, साइन का बहुत ज्यादा अंतर होता है। यहाँ पर सबसे शुरुआती क्या चीज से करेंगे, पॉजिटिव साइन से। यहाँ पॉजिटिव साइन था
उसके बाद निगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव, उसी तरीका से अल्टरनेट चलते जाता है। सबसे पहले पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर उसी अल्टरनेट अगर आगे होगा तो आगे करेंगे। तो ये तो हो गया पहला एलिमेंट का, इसे लिखें। फिर इसके बाद इसके सामने वाला हटा दिए, इसके सामने वाला हटा दिए, जो बच गया उस डिटर्मिनेंट को 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट बच गया, उसका वैल्यू निकाल लेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस साइन दे दिए, फिर पहला एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट उठा लिए, दूसरा एलिमेंट उठा लिए, उसको मल्टीप्लीकेशन में रख दिए, फिर 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट बन जाएगा, फिर 2 क्रॉस 2 कर देंगे। सेम कंडीशन इसमें लगाएंगे, यहाँ पर तीसरा लिख करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं हॉरिजॉन्टली ना करके वर्टिकली करना तो आप लोग वर्टिकली भी कर सकते हैं, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा। अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे, एक में हॉरिजॉन्टली बना लेंगे और उसी को वर्टिकली भी बनाएंगे। क्या करेंगे, उसको हॉरिजॉन्टली बनाएंगे और उसी को वर्टिकली भी बनाएंगे, दोनों आंसर सेम आना चाहिए। तो इसको देखिए फर्दर अगर हम लोग और लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, A11 इंटू, इसको कर देते हैं A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32 माइनस, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 2 का इस तरह का सॉल्यूशन होता है। इसको फर्दर लिख देते हैं, A12 मल्टीप्लाई में है A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31, ये हो गया। प्लस है तो प्लस लिख दिए, A13 A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31। इसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको कर देंगे, इसको इस तरीका से फर्दर लिख सकते हैं। तो ये है 3 क्रॉस 3 का। अब इसका एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग क्या होगा, क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ये तो बनाने का तरीका हो गया कैसे बना सकते हैं, लेकिन एक दो एग्जाम्पल हो जाएगा तो और बेहतर से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको मिटा कर हम एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीका से सोल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको 3 क्रॉस 3 को निकालते हैं। क्या करते हैं, एक डिटर्मिनेंट हम लोग ले लेते हैं, एक डिटर्मिनेंट, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, किसका, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, 3 5 8 2 1 2 1 2 5। एक हो गया 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हो गया। इसको डिटर्मिनेंट में वैल्यू लाना, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 5 8 2 1 2 1 2 5। ये हो गया। अब क्या करना है, इसको फर्दर सोल्व करना है। तो हम लोग पहले हॉरिजॉन्टली करते हैं फिर वर्टिकली करेंगे। हॉरिजॉन्टली क्या बोले थे, पहला एलिमेंट उठा लेना है, पहला एलिमेंट उठा लिए, उसके बाद जो मैट्रिक्स बच गया उससे हम लोग इसका लिख देते थे। क्या बच गया, 1 2 2 5, ये बच गया। अब यहाँ पर माइनस जाएगा, दूसरा एलिमेंट उठाएंगे, 5 हो गया, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 2 1 2 5 2 1 2 5, ये हो गया। अब यहाँ पर प्लस होगा, अब क्या आएगा, 8 आएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब अगर 8 आ गया प्लस में तो ये खत्म हो गया, फिर इसके नीचे ये भी खत्म, ये भी खत्म, 2 1 1 2 2 1 1 2, ये तो हो गया। अब देखिए थोड़ा सा सिंपल हो गया। अब इसको 3 इंटू 5 माइनस 4 1 लिख देते हैं, डायरेक्ट इसको सोल्व करते हैं। 5 1 जब 5 माइनस 2 2 जब 4, देखो 1 हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस 5 है तो 5, फिर 10 माइनस 2 8 हो गया, प्लस 8 इंटू 4 माइनस 1 4 माइनस 1 3 हो गया, ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पर ऊपर सोल्व करते हैं। तो 3 माइनस 40 प्लस 84 प्लस 24, तो यहाँ हो गया 27 माइनस 40 यानी कि माइनस 30। इस डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3 का वैल्यू क्या आ गया, माइनस
13 आ गया। ये तो हॉरिजॉन्टली सोल्व किए, अब वर्टिकली भी सोल्व करेंगे तो वही वैल्यू देना चाहिए। तो हम लोग एक बार वर्टिकली भी इसको सोल्व करते हैं। अगर -3 आ गया तो ये कहना सही होगा, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों में से किसी तरीका से इसको सोल्व कर सकते हैं। कितना आया हॉरिजॉन्टली? -3, वर्टिकली भी -3 ही आना चाहिए। कितना आया हाफ लिख देते हैं, -13 आया। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आया? -13 आया। अब इसको वर्टिकली सोल्व करते हैं। क्या सोल्व करते हैं? वर्टिकली सोल्व करते हैं। वर्टिकली सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या ले देते हैं? 3 ले लिए। क्या बच गया? ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। 1 2 2 5। कौन सा डिटरमिनेंट बच गया? 1 2 2 5, ये बच गया। उसके बाद निगेटिव साइन आएगा, फिर 2 होगा। अगर 2 हो रहा है तो ये तो खत्म, ये खत्म, उसके बावजूद ये खत्म, ये खत्म। 5 8 2 5, 5 8 2 5, ये बच गया। अब यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 है, फिर डिटरमिनेंट कौन हो जाएगा? ये खत्म हो गया। 5 8 1 2, 5 8 1 2, ये हो गया। अब इसको फर्दर हम लोग ऊपर सोल्व कर देते हैं, तो यहीं पे सोल्व कर नहीं, ऊपर सोल्व कर लेते हैं। क्या हो गया? 3 × 5 - 4, 3 × 1 हो गया। माइनस का साइन है तो माइनस लिख दिए। 2 × 25 और 16, 8 9 16, तो यहाँ पर हो गया 9। क्या हो गया? 2 × 9, 25 - 16, ये हो गया 9। अब प्लस 1 × 10 - 8 यानी कि 2। यहाँ पे देखें तो 3 - 18 + 2 कितना हो गया? 3 + 2 5 - 18 यानी कि -13। ये देखिए, ये भी आ गया, -13 आ गया। यानी कि या तो हॉरिजॉन्टली सोल्व कर सकते हैं या फिर वर्टिकली सोल्व कर सकते हैं। तो ये है सोल्व करने का तरीका। किसका? 3 × 3 का सोल्व करने, डिटरमिनेंट का सोल्व करने का तरीका। तो हम लोग को 3 × 3 तक ही पढ़ना है और इस तरीका से उसको सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग देख लिए 1 × 1 का कैसे सॉल्यूशन करते हैं। 2 × 2 भी इजी था, 3 × 3 भी इजी ही है। तो ये यहाँ तक सॉल्यूशन यानी कि वैल्यू किस प्रकार से निकालें ये देख लिए। अब देख लेते हैं क्या प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, यानी डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। उसके बाद माइनर और कोफैक्टर पढ़ेंगे, जो हम लोग पिछला क्लास में डिस्कस किए थे कि माइनर कोफैक्टर पढ़ने के बाद इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स उसी का यूज आता है। तो माइनर और कोफैक्टर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स का बचा हुआ टॉपिक कवर करेंगे। क्या अभी हम लोग डिटरमिनेंट के बारे में देख लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट हम लोग देखते हैं क्या। देखिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट बोल रहा है इन ईच एंट्री इन एनी रो एंड कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज 0, यानी कि कोई एक रो या कॉलम का पूरा 0 ले लीजिए। जैसे कि 2 × 2 का है, 2 × 2 का डिटरमिनेंट है, जिसको हम लोग एक मैट्रिक्स में लिखते हैं। इसका ये 0 रख लेते हैं। क्या? इसका कॉलम 0 रख लेते हैं, पहला रो 0 रख लेते हैं। पूरा एंट्री कितना है? इसका एंट्री एलिमेंट 0 रख लेते हैं। तो पूरा डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या देगा? 0 देगा। जैसे इसको देखिए कर लीजिए, 2 × 0 0 हो गया और -0 यानी कि इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। तो 2 × 2 का था तो ये इजी था। लेकिन अगर 3 × 3 का हम लोग देखें, 3 × 3 का देखें, लेकिन हम लोग किसका 3 × 3 का देखेंगे तो क्या होगा? 3 × 3 का देखिए यहाँ पर एक डिटरमिनेंट, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। इसका 0 0 0 1 2 5 8 6 0, ये हो गया। अब इसका वैल्यू निकालेंगे। इसका ईच एंड एवरी एंट्री एलिमेंट क्या है? 0 है, पहला रो का। तब ये देखिए क्या हो जाएगा? 0 × ये करेंगे 0 0 × फिर कोई डिटरमिनेंट आएगा उसका वैल्यू निकालेंगे। ये तो सिंपली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। काहे कि 0 × इस डिटरमिनेंट को करेंगे तो 0 वैल्यू देगा। फिर जो डिटरमिनेंट आएगा उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 हो जाएगा। फिर जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। यानी कि तो ऐसे ही पता चल रहा है 0 हो जाएगा। अब ये छोड़कर हम दूसरा एलिमेंट को क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं। 1 2 5 0 0 0 ये कर देते हैं। तब देखिए क्या होगा? तब क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा? 1 × 0 - 0 0 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा -2 × 0 - 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर 5 × 0 - 0,
प्लस 5 इंटू 0 माइनस 0। देखिए 0 0 0, यानी कि हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अगर इसको वर्टिकली भी रखेंगे ईच एंड एवरी एलिमेंट 0, तो हमेशा क्या देगा, 0 ही वैल्यू देगा। या तो पहला वर्टिकल लाइन रखें या फिर दूसरा या फिर तीसरा। इसमें भी या तो हॉरिजॉन्टली पहला रखें या तो दूसरा रखें या तो तीसरा, लेकिन ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब क्या देगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 देगा। पहला प्रॉपर्टी यही कहता है। अब दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे तो दूसरा प्रॉपर्टी कह रहा है इफ रॉ बी चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम बी चेंज इनटू रॉ, यानी कि सिंपली बोल रहा है क्या, सिंपली ये बोल रहा है ट्रांसपोज पढ़े थे हम लोग मैट्रिक्स में, ट्रांसपोज बोल रहा है कि कोई डिटर्मिनेंट उसको ट्रांसपोज कर देंगे, लेकिन ट्रांसपोज करने के बाद डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, अनचेंज होगा। डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, इसको क्या करते हैं, पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका हो गया 14 माइनस 30, ये हो गया माइनस 16, ये हो गया। अब इसको रॉ को कॉलम बना लेते हैं, तो रॉ को कॉलम बना देंगे तो ये हो जाएगा 2 6 5 7। कॉलम को रॉ बना दिए, रॉ को कॉलम बना दिए, तब ये हो गया ट्रांसपोज, ये हो गया। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो 14 माइनस 30 यानी कि माइनस 60, यानी कि दोनों कंडीशन में हमको सेम वैल्यू देगा। या तो इसका ट्रांसपोज करके इसका वैल्यू निकाले या फिर सिंपली इसका वैल्यू निकाले, दोनों का वैल्यू क्या होगा, डिटर्मिनेंट का सेम होगा। तो पहला दूसरा प्रॉपर्टी ये था, और आगे इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी है, वो हम लोग देखते हैं क्या क्या है। पहला और दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए क्या कहता है। तीसरा प्रॉपर्टी और चौथा प्रॉपर्टी बहुत आसान सा प्रॉपर्टी है, इसको तुरंत हम लोग देखते हैं क्या कहता है। क्या बोल रहा है तीसरा प्रॉपर्टी, इफ एनी टू एडजेसेंट रॉ एंड कॉलम, यानी कि कोई रॉ दो लगातार रॉ और कॉलम को हम लोग इंटरचेंज करेंगे, देन देयर वैल्यू रिमेन्स सेम, यानी कि उसका वैल्यू सेम रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि बोल रहा है कोई एक डिटर्मिनेंट है 3 1 2 1 2 5 5 2 3, एक डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल सकते हैं। अगर इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6 माइनस 10 यानी कि माइनस 4, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 25, 3 माइनस 25 माइनस 22, ये हो गया, प्लस 2 इंटू 2 माइनस 10 यानी कि माइनस 8, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं, माइनस 12 प्लस 22 माइनस 60, तो ये हो जाएगा माइनस 28 प्लस 12 यानी कि 22, तो ये हो गया माइनस 6। क्या आया, माइनस 6 आया। अब क्या बोल रहा है कि या तो रॉ या फिर कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, रॉ को इंटरचेंज कर देते हैं, तो क्या आना चाहिए, मेरा वैल्यू 6 आना चाहिए, वैल्यू वही रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि 1 2 5 3 1 2, यहाँ पर कर देते हैं 1, यहाँ पर कर देते हैं 3, यहाँ पर कर देते हैं 2, यहाँ पर कर देते हैं 1, यहाँ पर कर देते हैं 5, यहाँ पर कर देते हैं 2। क्या हो गया, रॉ और कॉलम, रॉ दो एडजेसेंट रॉ आपस में इंटरचेंज हो गया। अब इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, इसका वैल्यू प्लस 6 आना चाहिए। देख लेते हैं, 1 इंटू 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, माइनस 2 इंटू 9 माइनस 10 यानी कि माइनस 1, ये हो गया। अब प्लस हो गया 5 इंटू 6 माइनस 5 यानी कि 1, तो यहाँ पर माइनस 1 प्लस 2 प्लस 5 यानी कि माइनस 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 6। तो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर 6 आ गया मेरा। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर दो वो एडजेसेंट रॉ और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू रिमेन सेम रहेगा बट साइन चेंज हो जाएगा। तो तीसरा प्रॉपर्टीज ये था। पहला प्रॉपर्टीज हम लोग क्या देखें,
पहला प्रॉपर्टीज हम लोग देखें कि अगर रॉ और कॉलम का एंट्री एलिमेंट अगर 0 है तो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी देखेगा ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो दोनों ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट का वैल्यू और डिटर्मिनेंट का वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू रिमेन्स सेम रहेगा। तीसरा प्रॉपर्टी क्या देखे, इफ एनी टू एडजेसेंट रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, यानी कि दो लगातार रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो उसका वैल्यू तो सेम रहता है लेकिन उसका साइन चेंज हो जाता है। चौथा प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है, चौथा प्रॉपर्टीज बोल रहा है कि इफ अ डिटर्मिनेंट है टू रॉ एंड कॉलम आर आइडेंटिकल, यानी कि दो रॉ और दो कॉलम आइडेंटिकल है 1 4 5 1 4 5 2 6 5, ये ले लेते हैं, यहाँ पर 8 कर लेते हैं। अगर ये कर लेते हैं दो रॉ आइडेंटिकल है तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, 0 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 1 इंटू 8 4 जा 32 माइनस 30 यानी कि 2 हो गया, माइनस 4 इंटू 8 माइनस 10 माइनस 2 हो गया, अब प्लस 5 इंटू 8 माइनस 10 यानी माइनस 2, 5 इंटू 6 माइनस 8 यानी कि माइनस 2। तो ये हो गया 2 माइनस 8 और यहाँ पर प्लस में 2 होगा, प्लस 10। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हो गया 1 इंटू 32 माइनस 30 यानी कि 2, यहाँ सही है। 4 इंटू माइनस 4 इंटू 8 माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये हो गया और यहाँ पर माइनस हो, ये देखिए यहाँ पर 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा चौथा प्रॉपर्टी कह रहा, यानी कि दो गो रॉ या फिर कॉलम आइडेंटिकल होगा उसका वैल्यू क्या देगा, उसका वैल्यू हमको 0 देगा। तो ये था चौथा प्रॉपर्टी। अब पांचवा और छठा प्रॉपर्टी देखते हैं क्या कहता है। यहाँ तक हम लोग डिटर्मिनेंट का 4 प्रॉपर्टीज देख लिए। अब क्या है पांचवा प्रॉपर्टीज क्या है वो देखते हैं कि क्या है पांचवा प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है। तो देखिए पांचवा प्रॉपर्टीज बोल रहा है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वन रॉ एंड वन कॉलम मल्टीप्लाइड बाय सेम क्वांटिटी देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट इज k टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। यानी कोई एक मैट्रिक्स है, कोई एक डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर मान लीजिए 3 क्रॉस 3 है, हाईएस्ट इतना हम लोग पढ़े हैं, इतना मान के चलते हैं कि ये हम क्या किए कोई एक रॉ में या फिर कोई एक कॉलम में हम क्या किए इसको कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए यहाँ पे के रॉ 1 में मल्टीप्लाई कर दिए। तो रॉ 1 में अगर या फिर कॉलम में या फिर इसमें किसी में भी एक पूरा रॉ या फिर पूरा कॉलम में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या जो नया डिटर्मिनेंट आएगा उसका इसका वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितने टाइम्स जितना मल्टीप्लाई किए उतने टाइम्स ऑफ ये बराबर होगा। यानी कहने का अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया 4 आ रहा है डिटर्मिनेंट का वैल्यू और के का वैल्यू हम लोग मान कर चले हैं 2 है, तो के का वैल्यू मान के चले तो 2 है, तो इसको इस तरीके से 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं। तो पांचवा प्रॉपर्टी बहुत आसान सा प्रॉपर्टी है। क्या बोल रहा है कोई एक रॉ या फिर कोई एक कॉलम में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और उस डिटर्मिनेंट को एक सेपरेटली सॉल्व करेंगे तब पर भी दोनों का वैल्यू क्या देगा, सेम ही आएगा। तो ये हमारा पांचवा प्रॉपर्टी है। छठा प्रॉपर्टी देखते हैं क्या कहता है। छठा प्रॉपर्टी बोल रहा है इफ ईच कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनी रॉ एंड एनी कॉलम कैन बी द सम ऑफ टू क्वांटिटीज, यानी कि सेम वही करा है कि कोई भी रॉ या फिर कोई भी कॉलम में ये इस प्रकार से हो, जैसे देखिए यहाँ पर ए सम हुआ, यहाँ पर बी सम हुआ, यहाँ पर सी सम हुआ, यानी कि रॉ 1 में कुछ ना कुछ सम हुआ ही हुआ है।
तो इसको इस तरीका जो इसका सॉल्यूशन करने के बाद आएगा उसको अगर शॉर्टकट में निकालना चाहते हैं, लंबा प्रोसेस होगा, अगर शॉर्टकट प्रोसेस में निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले जो हमारा मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट है उसको कर लेंगे। उसके बाद फिर फर्दर क्या ए बी सी ऐड किए पहला रो में, तो पहला ए बी सी फिर वो सेम कर देंगे और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू दोनों जोड़ देंगे तो हमारा ये डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर आ जाएगा। तो पांचवा और छठा एक तरीका का था, क्या था, पांचवा था कि अगर कोई रो फिर कोई कॉलम में हम मल्टीप्लाई करते हैं कोई कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट को बाहर रखकर भी जो वैल्यू आएगा इसमें वही वैल्यू अगर कांस्टेंट को बाहर रखें और सिंपल वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल के उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का वैल्यू सेम आएगा। उसी तरीका दूसरा बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनी रो एंड कॉलम, यानी कि कोई रो और कॉलम में हम सेपरेटली कुछ ना कुछ ऐड किए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसके बराबर आएगा, ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्लस जो रो में हम ऐड किए और जो बाकी बचा हुआ है उसके बराबर आ जाएगा। तो ये पांचवा और छठा प्रॉपर्टी थोड़ा सा देखने लायक है लेकिन तब पर ये बहुत इजी ही कैटेगरी में रखेंगे। अब सातवां आठवां दो चार प्रॉपर्टी आओ है जिसको हम लोग देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सब है, उसको देखते हैं क्या क्या है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। तो बोल रहा है सातवां प्रॉपर्टी द नंबर ऑफ एलिमेंट इन nth ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू n स्क्वायर, यानी कि ये तो सिंपल है, हम लोग पहले मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिटर्मिनेंट में ऑर्डर क्या होता है, n क्रॉस n होता है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर होगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, n स्क्वायर होगा। तो वही कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन nth ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू n स्क्वायर, यानी कि ऑर्डर अगर 3 है तो इसमें टोटल एलिमेंट कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 3, यानी कि 9 एलिमेंट टोटल प्रेजेंट है। तो ये हमारा सातवां प्रॉपर्टी बोला था। आठवां प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर एन देन यानी कि दो गो डिटर्मिनेंट है, क्या है, दो गो डिटर्मिनेंट है ए और बी जिसका ऑर्डर कुछ है, तो दोनों डिटर्मिनेंट को पहले मल्टीप्लाई कर लिए वैल्यू निकाल के और उसका डिटर्मिनेंट को करेंगे किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर होगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी को एक साथ करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक साथ उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी सेपरेटली करेंगे, दोनों का वैल्यू सेम है। सेम एज मैट्रिक्स में भी ऐसा ही करते थे, मैट्रिक्स में भी हम लोग ऐसे निकालते थे। तो ये था आठवां प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए, यानी कि के इंटू ए डिटर्मिनेंट है उसका बराबर किसको लिख सकते हैं, के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि ये तो हम लोग देख चुके थे सातवां चौथा या पांचवा प्रॉपर्टी में कोई एक डिटर्मिनेंट है उसको के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो के इंटू एन, यानी कि पूरे डिटर्मिनेंट में इसमें क्या बोल रहा है, ए ए ए ए ए ए ए ए ए, तो ये ड्रॉ में रहता था तो ये वो निकाल लेते थे, लेकिन अगर पूरा में के से मल्टीप्लाई है, क्या पूरा में के से मल्टीप्लाई है, पूरा में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, तो इसको फर्दर लिख सकते हैं के ऑर्डर क्या है 3 ऑर्डर का है, तो के का पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट का वैल्यू जितना आएगा उतना कर देंगे, तब इसको इतना शॉर्ट तरीका से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, लास्ट प्रॉपर्टी भी इजी है। लास्ट प्रॉपर्टी बोल रहा है इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि अगर ए बी और ए सी के बराबर है देन बी इज इक्वल टू सी, और बी और सी कब इक्वल होगा, ओनली जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये कहना चाह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, यानी कि ये खत्म हो गया, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी पढ़े थे हम लोग क्या चीज में, मैट्रिक्स में याद होगा तो राइट कैंसिलेशन लेफ्ट कैंसिलेशन हम लोग पढ़े थे, तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यहाँ से खत्म हो गया, और बी और सी तब भी इक्वल हो सकता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू अगर 0 नहीं हो तभी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी इसमें एप्लीकेबल होगा, अथवा इसमें कैंसिलेशन प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये था कुछ प्रॉपर्टी। आज हम लोग क्या देखें, आज हम लोग देखें डिटर्मिनेंट, देखें डिटर्मिनेंट को फिर वैल्यू निकालना सीखे, उसके बाद डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज देखें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास था और
इसको सोल्व करना हम लोग सीख गए। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगला लेक्चर में माइनर को फैक्टर और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का क्या, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे क्या क्या है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग मैट्रिक्स में छोड़े थे। अगला क्लास इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा।